नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के एक जाने माने हिंदी के प्रोधा डॉक्टर पुनीत रिशारिया जी को। नमस्कार रिशारिया जी। नमस्कार खरे साहब। रिशारिया जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप हिंदी विभाग से जुड़े हुए, हिंदी को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, तो आप अपनी बात शुरू कीजिए परिचय के साथ। कहाँ के आप रहने वाले हैं? वैसे तो मेरे पूर्वज बरेली के रहने वाले थे, लेकिन मेरे पिताजी रायबरेली जिले में एक छोटा सा स्थान है बछरावा, वहां पर इंटर कॉलेज में वो अंग्रेजी के प्रवक्ता थे। तो मेरा जन्म वहीं हुआ बछरावा में। प्राथमिक जो पढ़ाई लिखाई है वो बछरावा में ही हुई, और उसके बाद जो उच्च शिक्षा मेरी थी वो सब लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई। और वर्ष 1998 में मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की जी। और उसके बाद, बल्कि कहिए उससे पहले ही, मैंने बाराबंकी जिले में सन 1996 से 98 तक हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्य किया जी। उसके बाद सन 1998 से 2003 तक मैंने लखनऊ में ही एक बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान है जी, वहां राजभाषा के प्रचार प्रसार हेतु मैंने हिंदी अनुवादक और हिंदी अधिकारी के पद पर सेवाएं दी जी। और 2003 से 2016 तक मैं नेहरू पीजी कॉलेज ललितपुर में पहले बुंदेलखंड में प्रवेश बुंदेलखंड में प्रवेश किया। और पहले मैं प्रवक्ता हिंदी, पहले पदनाम हुआ करता था, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, फिर वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर मेरा प्रमोशन हुआ। चयन नहीं कहिए, प्रमोशन कहिए। और 2016 में मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में नियुक्त हुआ, और ये विभाग खुला और पहली नियुक्ति हम लोगों की थी। और 2018 में मैं यहाँ पर प्रोफेसर हुआ, और 2019 से 2022 तक मैं यहाँ पर हिंदी विभाग का विभागाध्यक्ष रहा। इसके अलावा 2019 से 2021 तक मैं यहाँ के बीएड और एमएड विभाग का भी विभागाध्यक्ष रहा। और कोशिश की है कि कुछ साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करूं, जिससे कि जो कर्ज शिक्षा ने, ज्ञान ने मुझे दिया है, या साहित्य ने या हिंदी मातृभाषा ने मुझे दिया है, उसको किसी तरह से उर्ण कर सकूं, प्रयास करता हूं जी। रिशारिया जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपकी लेखन की यात्रा बड़ी लंबी है, बहुत छोटे से इंटरव्यू में समय पाना कठिन है, फिर भी हम चाहेंगे उसका भी उल्लेख करें। कैसे आपको ये लगा कि साहित्य लेखन से जुड़ना चाहिए? मैं बहुत पीछे जाऊं तो कक्षा 6 में जब था जी, तो मेरे दिमाग में एक धुन सवार हुई थी कि मैं एक नाटक लिखूंगा। और मैंने एक नाटक चंद्रशेखर आजाद पर लिखना शुरू किया उस समय, लेकिन बच्चा था, बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, अनुभव नहीं था, तो नहीं लिख पाया। उसके बाद एक छोटी सी कहानी, मैंने, लोग कविता से शुरू करते हैं, मैंने कहानी से शुरू किया। एक कहानी मैंने ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि पर लिखी, हालांकि कहीं प्रकाशित नहीं कराई। ये कक्षा 8 की बात है। तो ऐसे ही छुटपुट फिर चलता रहा, कुछ तुकबंदियां भी करता रहा, कक्षा 10 से लेकर एमए पीएचडी होने तक फूटती साहित्य की थोड़ी बहुत कोशिश करता रहा। लेकिन जब 1998 में मैं बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान आया जी, तो वहां पर मुझे प्रकाशन विभाग से संबद्ध किया गया कि आप प्रकाशन के कार्य को भी देखें जी। तो वहां से प्रकाशन कैसे होता है, प्रूफ रीडिंग कैसे होती है, लेखन कैसे होता है, इसकी प्राथमिक प्रशिक्षण पाठशाला कह लीजिए, वो बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान था। और मुझे याद है कि शायद 1999 की बात है, उस पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल को आना था, और डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री उस समय राज्यपाल थे। तो राज्यपाल से हमारे तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर अंशु कुमार सिन्हा जी मिलने गए। तो वो अंग्रेजी की अपनी किताबें बीरबल साहनी से संबंधित जो भी उनके पास थी लेकर गए, तो उन्होंने वो सब किनारे रख दी, कहा हिंदी में कुछ लेकर आओ, ये क्या अंग्रेजी लगा रखी है उत्तर प्रदेश में। तो वो लौट कर आए तो तुरंत उन्होंने कहा कि डॉक्टर पुनीत रिशारिया को बुलाओ। अच्छा। मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा 4 दिन बाद बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस समारोह है, और ये 5 सितंबर थी तारीख, और 10 सितंबर को स्थापना दिवस समारोह था।
तो उन्होंने कहा क्या 4 से 5 दिन में आप बीरबल साहनी पर एक मोनोग्राफ लिख करके तैयार कर सकते हैं, एक विनिबंध। तो मैंने कहा मैं प्रयास करूंगा। कहने लगे प्रयास नहीं, देना है हमें राज्यपाल को, और 9 तारीख को हर हाल में उनको देंगे सुबह, तभी वो 10 को आएंगे, अन्यथा वो आना अपना निरस्त कर देंगे। तो मैंने रात दिन लग करके पहला विनिबंध जो बीरबल साहनी पर करीब 25 पेज का लिखकर 3 दिन में प्रकाशित कराया। उससे मेरे मन में कुछ आत्मविश्वास आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ साहित्य के क्षेत्र में। और उसके बाद मेरी पहली पुस्तक, मैं जब ललितपुर में मेरी 2003 में पोस्टिंग हुई तो मैं लिख रहा था उस समय जी। और मुझे नहीं पता था कि मैं जिस दशावतार मंदिर पर एक पुस्तक तैयार कर रहा हूँ देवगढ़ का वहीं पर मुझे जाना पड़ेगा और नियुक्ति होगी। और नियुक्ति के बाद मेरी ये पहली पुस्तक विष्णु के दशावतार रूप छपकर प्रकाशित हुई, और एक तरह से बुंदेलखंड की ही किताब है और मेरे जीवन की किताब है जो 2005 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा आपने और कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई आपकी? वैसे तो आप सब जानते हैं कि मुझे सिनेमा के विद्यार्थी के रूप में लोग जानते हैं कि मैं सिनेमा पर लिखता हूं, और गलत भी नहीं है, काफी कुछ मैंने सिनेमा पर लिखा है। लेकिन मेरी जो सबसे चर्चित पुस्तक सिनेमा पर है वो भारतीय सिनेमा का सफरनामा है। अच्छा। ये किताब मैंने 2013 में लिखी थी, जब हिंदी सिनेमा के 100 वर्ष पूरे हुए थे। और इसमें हिंदी सिनेमा ही नहीं, भारत की सभी भाषाओं के सिनेमा की मैंने इसमें चर्चा की है। तो इससे मेरी सिनेमा पर एक तरह से शुरुआत हुई लेखन की। और इसके अलावा भी मैंने काफी किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को एक एक करके दिखाइए। जैसे टोटल कितनी पुस्तकें लिखी? मेरी कुल किताबें तो हैं 40 पुस्तकें आप कह सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों चर्चित पुस्तकों में शोध कैसे करें एक मेरी पुस्तक है, जो कानपुर विश्वविद्यालय और उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव और बिहार में भी कई विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के रूप में पीएचडी के विद्यार्थियों के कोर्स वर्क में पढ़ाई जाती है। उसमें मैंने शोध कैसे कर सकते हैं आप, पीएचडी कैसे कर सकते हैं, उसका चरणबद्ध तरीके से विवेचन किया है। और ये किताब सिर्फ हिंदी के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, सभी विषयों के पीएचडी के शोधार्थियों के लिए एक तरह से बेस्ट सेलर बुक मैंने लिखी थी। और आज भी इसकी लोकप्रियता, लगभग 12 वर्ष हो गए इसे प्रकाशित हुए, इसकी लोकप्रियता कम नहीं है। और लोग लगातार इस पुस्तक की मांग मुझसे भी करते हैं, और मैं उनको लिंक अमेजन का या अन्य प्लेटफॉर्म का भेजता हूं कि आप वहां से क्रय कर लें। तो एक किताब तो मेरी ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन की है। इसके अलावा भी मैंने काफी काम किया है। बौद्ध धर्म पर मैंने एक पुस्तक लिखी थी, बौद्ध धर्म नई सदी नई दृष्टि। अच्छा जी। इसके अलावा अनुवाद पर मेरी एक पुस्तक है। एक मेरी पुस्तक है जिन्ना का सच, जो जिन्ना पर मैंने लिखी थी। जब जिन्ना का विवाद हुआ था, लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए थे और वो विवाद हुआ था, उसके तुरंत बाद ये पुस्तक आई थी। और जसवंत सिंह की किताब से पहले एक पुस्तक छप गई थी तो ये पुस्तक भी काफी चर्चा में रही। इसके अलावा मैं एक शेषराव चौहान जी हैं, उनके साथ मिलकर मैंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें भारतीय संविधान के निर्माता, मिथक और यथार्थ है। इसके अतिरिक्त सहृदय न्यायमूर्ति है, जो न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी की जीवनी है, जिसको कि हम लोगों ने मिलकर लिखा है। और वो मराठी में भी प्रकाशित हुई है, अनुदित है। और जिन्ना का सच का अनुवाद भी मराठी में हो चुका है। इसके अलावा आतंकवाद पर एक मेरी महत्वपूर्ण पुस्तक आतंकवाद पर बातचीत है, जो प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो मैंने भोजपुरी विमर्श एक पुस्तक लिखी है, पर्यावरण चिंतन पर पुस्तक है मेरी। बहुत सारी पुस्तकें हैं, अब नाम लेना। बस मैं अंत में इस पुस्तक संबंधी प्रकरण में यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे वर्ष 2020 में कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश की एकीकृत हिंदी पाठ्यक्रम समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। और पूरे उत्तर प्रदेश का एकीकृत हिंदी पाठ्यक्रम स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए जो बना, वो मेरे ही संयोजन में बना। एक 3 सदस्यीय टीम थी, जिसका मैं संयोजक और अध्यक्ष था। और हमने जो पाठ्यक्रम विकसित किया, उसकी पुस्तकें भी हमने प्रकाशित की हैं, जिसमें एक पुस्तक ये हिंदी काव्य बीए प्रथम सेमेस्टर की है। बीए द्वितीय सेमेस्टर के लिए कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर मैंने निकाली है। इसके अतिरिक्त हमने जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्स की भी पुस्तकें हैं, वो जो हर सेमेस्टर में एक है,
तो वो भी हमने 3 पुस्तकें निकाल दी हैं, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, जनसंचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास, और इसके अतिरिक्त मैंने जो है कुछ पुस्तकें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए भी प्रकाशित कराई हैं लिखकर, जिसमें काव्य वैभव है, प्रकीर्ण विविधा है, बुंदेली विमर्श है, बुंदेली महिमा है, बुंदेली काव्यधारा है, काव्य मंजूषा है, ढेर सारी पुस्तकें हैं। तो ये सब कुछ थोड़ा बहुत मैंने कार्य किया है, जो कि आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के लिए मेरी एक छोटी सी गिलहरी कह लीजिए भेंट है, जो मैंने माँ हिंदी की सेवा में समर्पित की। विशाल जी, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख किया कि आप फिल्मों पे आपने पुस्तक लिखी है और वो बहुत चर्चित भी रही है, इस तरफ आपका रुझान कैसे गया? दरअसल फिल्मों से मेरा बहुत ज्यादा संबंध नहीं था, और मैंने एक तरह से चोरी छुपे भी फिल्म नहीं देखी। मेरे पिताजी फिल्मों के सख्त खिलाफ थे, और उनसे जब मैंने जिद की होगी बचपन में, तो उन्होंने मुझे संपूर्ण रामायण फिल्म दिखाई। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म मुझे नहीं दिखाई जी। जो भी मैं फिल्म देखता था वो टीवी पर देखता था जी। लेकिन 2010 के आसपास की बात है, मैं एक अपने कार्यक्रम के लिए गोवा गया था जी। तो गोवा जा रहा था, तो रास्ते में मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा 2013 में पुनीत जी सिनेमा की जन्म शताब्दी होने जा रही है, आप इतना लिखते पढ़ते हैं, एक किताब सिनेमा पर भी आपकी आनी चाहिए जी। तो मैंने कहा हाँ, बात तो आपकी सही है, अगर 3 साल मेरे पास हैं तो मैं 3 साल में कुछ काम सिनेमा पर कर सकता हूँ। तो मैंने प्रयास किया। तो पहले उन्होंने कहा कि मेरी युग शिल्पी पत्रिका है, गाजियाबाद से निकलती है, इसका सिनेमा विशेषांक आप निकालिए, संपादन करिए, फिर आप पुस्तक निकालिएगा। तो मैंने युग शिल्पी का सिनेमा विशेषांक 2012 में निकाला उनका, और उसका विमोचन मलयालम के सिनेमा के जो अमिताभ बच्चन कहलाते हैं, भरत गोपी, उन्होंने केरल विश्वविद्यालय त्रिवेंद्रम में किया था युग शिल्पी का सिनेमा विशेषांक। और वहां से फिर मुझे लगा कि अब सिनेमा में मुझे आगे बढ़ना है, ये विषय अच्छा है। और भरत गोपी जी ने भी बहुत मुझे प्रोत्साहित किया और बड़े प्रसन्न हुए मेरी बातों से, और उन्होंने कहा कि विसारिया जी, आपको सिनेमा पर काम करना चाहिए और मलयालम सिनेमा पर भी आप कुछ लिखें। तो मैंने फिर मलयालम ही नहीं, पूरे भारतीय सिनेमा को केंद्र में रखते हुए एक पुस्तक निकाली, जो आज काफी संदर्भ ग्रंथ के रूप में विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों के बीच लोकप्रिय है। और मुझे खुशी है कि फिर मैं आज की इस तारीख में अगर अपने को मूल्यांकित करता हूं, तो ये जितना काम किया है वो एक तरफ मुझे लोग सिनेमा के विशेषज्ञ के रूप में अधिक जानते हैं, जबकि मैंने बहुत सारे विषयों पर कार्य किया। आपका काम मल्टी फ्लेवर्ड है, लेकिन आप टाइप हो गए। टाइप तो होना ही है, वो स्वाभाविक है, लेकिन मैंने काम निश्चित रूप से कई अलग अलग विषयों, अलग अलग क्षेत्रों में किया है, और प्रयास किया है कि कुछ सार्थक योगदान साहित्य को दे सकूं। विसारिया जी, जहां आपका इतना बड़ा साहित्यिक योगदान है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ ये भी शेयर करें कि आपको किस तरह के और कहाँ सम्मानों से नवाजा गया। क्योंकि अपने जब सम्मान काम अच्छा होता है तो सम्मान चर्चा करना बहुत कठिन है, जो आप जो मुख्य आपके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने मुझे साहित्य शिल्पी सम्मान से सम्मानित किया है। पल्लव काव्य मंच ने मुझे आचार्य रामचंद्र शुक्ल समीक्षक सम्मान से अलंकृत किया है। इसके अलावा डॉक्टर जगदीश गुप्त, जो नई कविता के पुरोधा माने जाते हैं, उनके नाम पर स्थापित डॉक्टर जगदीश गुप्त स्मारक ट्रस्ट ने मुझे डॉक्टर जगदीश गुप्त आलोचना सम्मान से अलंकृत किया है। बहुत सारे सम्मान हैं, बस इतना ही कहूंगा कि इतना पर्याप्त है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान वो था जब ललितपुर की नगर पालिका ने मुझे सन 2008 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ललितपुर के श्रेष्ठतम साहित्यकार का सम्मान दिया। वो मेरे जीवन का अविस्मरणीय पल था, क्योंकि एक नगर पालिका ने मेरी साहित्यिक सेवा को सन 2008 में एक तरह से स्थान दिया, सम्मानित किया और स्वीकार किया कि हाँ, मैं कुछ लिखता पढ़ता हूँ। तो वो सम्मान मेरे दिल के सबसे निकट है। विशालिया जी, लेखन के अलावा आपके ऐसे कोई हिडन शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं? अब हिडन शौक जैसी चीज तो नहीं होती, शौक तो सबके सामने होते हैं, लेकिन मेरा सोशल मीडिया से संबंधित जो नए अभी विकास हो रहे हैं, उनमें
जानकारी करना, रिसर्च करना मुझे बहुत पसंद है। अब जैसे आजकल मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे सोशल मीडिया पर डाटा हैक नहीं हो सकता। उस टेक्नोलॉजी को भी मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी रुचि क्रिकेट में है और हॉकी में है, टेनिस में है। ये ऐसे खेल हैं कि अगर ये खेल कहीं खेले जाते हैं और उनका प्रसारण होता है तो मैं प्रयास करता हूं कि मैं देखूं। लेकिन आईपीएल की अधिकता के दौर में अब क्रिकेट की प्रति थोड़ा रुझान मेरा कम हुआ है, क्योंकि लगातार रोज आप 50-55 दिन तक क्रिकेट नहीं देख सकते। तो और सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं एक जो क्रिकेट के प्रति दीवानगी थी वो कम हुई। विसारी जी, 2023 चल रहा है, अब इन सब के अलावा और ऐसे क्या धमाकेदार आप खबरें हमारे दर्शकों को देने वाले हैं जो इस वर्ष उल्लेखनीय हो सकती है? मैंने अभी चर्चा नहीं की है लोगों से, लेकिन अब चूंकि आपका सवाल आ गया है एकदम बम की तरह, धमाके की तरह, तो बताना पड़ेगा मुझे। मैं एक हिंदी साहित्य के इतिहास पर कार्य कर रहा हूँ जी, और बड़ा गंभीर कार्य है, और मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का नया काल विभाजन किया है जी। वाचिक, सात्विक, कायिक और आहार, ये 4 काल मैंने माने हैं, और इन चारों कालों के आधार पर मैं हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखने का प्रयास करूंगा। क्योंकि पिछले 30 से 40 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि कोई भी प्रामाणिक नया इतिहास हिंदी साहित्य को नहीं मिला है, और सन 2000 के बाद का इतिहास तो हिंदी साहित्य के इतिहास से बिल्कुल गायब है। और यदि हम और थोड़ा इसको देखें, पीछे ले जाएं, तो बहुत ज्यादा हम सोचें तो सन 80, सन 90 के बाद का इतिहास लगभग फुटकर मिलता है, कहीं कुछ मिल जाता है, कहीं कुछ मिल जाता है। तो इसको एक जगह, एक स्थान पर व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए भी एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास हमारे सामने आना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, विधाएं नई पिछले 25-30 वर्षों में विकसित हुई हैं जिनको कि हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान मिलना चाहिए और जो नहीं मिली है। तो इसके लिए मेरा प्रयास है कि मैं, हालांकि मैंने काम शुरू कर दिया है, तो प्रयास मेरा है कि ये इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष तक मैं कम से कम 2 से 3 खंड इसके हिंदी साहित्य के इतिहास के मैं लेकर आप सबके बीच आऊं, ऐसा मेरा प्रयास है। विशाल जी, जहाँ कहते हैं सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, तो क्या इस लेखन के पीछे आपकी जीवन संगिनी का कितना योगदान है? ये सवाल आमतौर पर एक सामान्य सा सवाल है जो पूछा जाता है। जी, देखिए, बिना जीवन संगिनी के सहयोग के तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। यदि वो मुझे स्वतंत्रता ना दें, कैसी तो स्वतंत्रता का मतलब घर के कामकाज से पूरी तरह से मुक्ति, जी। किसी प्रकार की मुझे घर की चिंता नहीं होती, और वो स्वयं चूंकि पढ़ी लिखी और सक्षम है, और अभी आर्मी पब्लिक स्कूल झांसी में सेवारत भी है। क्या शुभ नाम है? श्रीमती दीप्ति बिसारिया जी। तो उनकी वजह से मुझे कहीं कोई समस्या नहीं आती। आपका आसमान, हाँ, वो मुझे पूरा समय देती है, पूरा समय देती हैं कि मैं अपना लेखन कार्य करूं। लेकिन अब वो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि मैं पूरा समय नहीं दे पाता, अपनी बच्ची को नहीं दे पाता। हाँ। लेकिन बेटी भी मेरी ऐसी है जो मुझे पूरे समय डिस्टर्ब नहीं करती, ये कह लीजिए, और मुझे काम करने की स्वतंत्रता देती है। उसने अभी कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, अभी 4-5 दिन पहले ही परिणाम आया है। तो मुझे लगता है कि उसका पूरा बचपन और अभी तक का समय जो मुझे परिवार के साथ देना चाहिए था, शायद वो साहित्य में गया। और लेकिन यदि वो लोग सहयोग नहीं करते, ये दोनों लोग सहयोग नहीं करते, तो शायद मैं साहित्य में कुछ भी ना कर पाता। जी, विशाल जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे लगता है आपसे पूछा जाना चाहिए कि अगर आपकी 2 ख्वाहिश जानने की इच्छा हो हमारे दर्शकों को, तो आप क्या उल्लेख करेंगे? 2 ख्वाहिश। अगर इसका उत्तर ना दूं नहीं, तो आपके मन में है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न है। इसका उत्तर मैं नहीं दूं तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं
जो की जाती हैं और कभी कभी पूरी होती है। जिस दिन पूरी होंगी उस दिन मैं आपको इंटरव्यू दूंगा और बताऊंगा कि ये मेरी ख्वाहिश थी और ये पूरी हुई। सर ये बंजारा बीट एक इंफॉर्मेशन एकेडमिक चैनल है, लोगों को सूचना देता है और हम बुंदेलखंड के कोने कोने से लोगों को ढूंढते हैं, जोड़ते हैं, उनकी उपलब्धियों को लोगों को बताते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारी नई पीढ़ी को, क्योंकि आप छात्र छात्राओं से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा संदेश दीजिए जो प्रेरणादायक हो। मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो अपने सभी पाठकों से और यहाँ पर सामने मेरे उपस्थित श्रोताओं से हमेशा यही कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ श्रोताओं से कि जो व्यक्ति साहित्य पढ़ता है या साहित्य का अध्ययन करता है वो औरों की तुलना में कहीं अधिक सहृदय होता है, कहीं एक श्रेष्ठ नागरिक होता है। और देश की सेवा, साहित्य की सेवा, ये एक दूसरे के पर्याय है। ये दोनों कार्य जो है आप साहित्य की सेवा करते हुए कर सकते हैं। और साहित्य के साथ मैं खासकर अपने विद्यार्थियों को जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि आप रोजगार पाना चाहते हैं तो साहित्य में आइए, क्योंकि जितने अधिक रोजगार साहित्य में है उतने किसी विषय में नहीं। आपको एक रहस्य उद्घाटन और कर दूं कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और गणित का विद्यार्थी रहा हूं जी। और मैंने कई कंपटीशन भी निकाली, जो आपका डाइवर्सन हुआ। लेकिन हाँ, मेरी किस्मत में साहित्य की सेवा करना लिखा था जी। तो मुझे लगता है कि शायद अगर मैं इंजीनियर बन जाता तो वो बात नहीं होती जो आज मैं एक प्रकार की संतुष्टि का भाव अपनी सेवा और अपने साहित्य सृजन के माध्यम से कर पा रहा हूँ। क्योंकि साहित्य में आने के बाद जो मुझे पहचान मिली वो शायद गणित से इंजीनियर बनने के बाद या किसी बहुत बड़े पद पर जाने के बाद भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकती थी। विशाल जी, अभी हाल ही में कमिश्नर साहब के द्वारा, पूर्व कमिश्नर साहब के द्वारा कुछ रचनाकारों की पांडुलिपियों का प्रकाशन हुआ, जिसमें आपका बड़ा सराहनीय योगदान है और रचनाकार, साहित्यकार, वरिष्ठ और गरिष्ठ सब लोग बड़े खुश हैं जी। ये आपने प्रयोजन कैसे किया? दरअसल मैंने अजय शंकर पांडे जी से पहले एक कमिश्नर आए थे, सुभाष चंद्र शर्मा जी। तो सन 2020 में कोरोना आने से ठीक पहले, आपको याद होगा, झांसी का जो किला है उसके ठीक सामने जो क्राफ्ट मैदान है वहां पर बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया था। बहुत भव्य आयोजन था और एक बड़ा आयोजन था जी। और मेरी योजना उसमें यही थी कि साहित्यकारों को, जो बुंदेलखंड के साहित्यकार हैं, उनको मंच प्राय नहीं मिल पाता, लुके छुपे। हाँ, तो मैंने ढूंढ करके उनको वहां बुलाया था और उनकी रचनाओं का पाठ कराया, या जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी मैंने बुंदेलखंड के लोक कलाकारों को उसमें शामिल किया और 3 दिन वो कार्यक्रम 28, 29 फरवरी और 1 मार्च 2020 को हुआ था। और उसके थोड़े ही दिन बाद, 20 दिन बाद कोरोना आ गया था जी। तो फिर गतिविधियां ठप हो गईं और मैं नया विभागाध्यक्ष भी बना था। तो मुझे लग रहा था कि मुझे केवल हिंदी के विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहना है, बुंदेलखंड के साहित्यकारों को भी विभाग से जोड़ना है जी। तो ये चलता रहा। फिर कोरोना 1-1.5 साल परेशान किया। कोरोना ने पूरे समाज को, झांसी भी उसकी गिरफ्त में रहा। और 2021 में, जुलाई 2021 में कुछ इसकी तीव्रता जब कम हुई, तब तक यहाँ के कमिश्नर डॉक्टर अजय शंकर पांडे बन गए थे। मैं उनसे मिलने गया तो मैंने उनसे निवेदन किया कि यहाँ के साहित्यकारों को कोई मंच मिलना चाहिए सर, और इस तरह का आयोजन हम कर चुके हैं 2020 में, तो क्या कुछ हम करें जिससे कि यहाँ के साहित्यकारों को हम मंच भी प्रदान करें, उनको कुछ अवसर भी दें। तो उन्होंने कहा आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैंने बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल किया है, इसको भी हम आयोजित कर सकते हैं जी। और कोई एक उनके लिए एक संगठन या कोई समिति वगैरह अगर गठित कर दी जाए और उसके माध्यम से हम उनके कार्यक्रम कराएं, उनकी पुस्तकें छपवाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्हें वो विचार मेरा पसंद आया जी। अब लेकिन कई कारणों की वजह से बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल तो नहीं हो पाया, क्योंकि कई बार कोरोना बीच में आया और बड़ी समस्याएं रहीं। और कई बार शासन की ओर से भी कहा गया कि नहीं, कोई बड़ा आयोजन नहीं हो सकता जी। तो लेकिन हमने समिति जरूर जुलाई 2021 में यहाँ पर पंजीकृत कर ली थी, जिसका नाम बुंदेलखंड साहित्य उन्नयन समिति है और जिसका मुझे कमिश्नर साहब ने अध्यक्ष बनाया
जी। और हमने फिर उसके बाद पूरे बुंदेलखंड के लोगों की पांडुलिपियां आमंत्रित की और 51 लेखकों और कवियों की पुस्तकें हमने यश पब्लिकेशन नई दिल्ली और अनामिका पब्लिकेशन प्रयागराज से प्रकाशित कराई। जी। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इन सभी लेखकों और कवियों को 25-25 रुपए का चेक भी अग्रिम रॉयल्टी के रूप में, एडवांस रॉयल्टी के रूप में मार्च 2022 में होली के दिन प्रदान किया गया। और उसके बाद वो पुस्तकें सबकी प्रकाशित हुई और 51 कवि और लेखक बिल्कुल नेपथ्य से हमारे सामने आए और बुंदेलखंड के साहित्य की जानकारी इन बड़े प्रकाशकों के माध्यम से पूरे देश को हुई। मुझे लगता है कि ये कार्य जो है एक अच्छा कार्य था और हम प्रयास ये करते हैं कि अभी भी बुंदेलखंड साहित्य उन्नयन समिति का समय समय पर कोई ना कोई साहित्यिक आयोजन करें। फिलहाल हमने ऑनलाइन आयोजन तो कई किए हैं, लेकिन ऑफलाइन आयोजन भी हम जल्द करेंगे और एक बार फिर से उस प्रकार के साहित्यिक आयोजन शुरू करेंगे, जो कि बीच में यही कोरोना और कई अन्य कारणों की वजह से हमारे विश्वविद्यालय के भी अनेक दायित्व या व्यस्तताएं हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं कई कार्यक्रमों में अवरोध आ जाते हैं। लेकिन प्रयास रहेगा कि बुंदेलखंड साहित्य उन्नयन समिति के कार्यक्रम लगातार हों, आप लोग जुड़े रहें और नए लोग, नए चेहरे नेपथ्य से प्रकाश में आए। और एक बात और कहूंगा कि इस 51 जो लेखकों की सूची है, इसमें 21 वर्ष के युवा से लेकर के 93 वर्ष के युवा तक की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 21 वर्ष का युवा मेरे यहाँ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में BA ऑनर्स का विद्यार्थी है और जो 93 वर्ष के हैं वो साहित्य भूषण श्री ओम शंकर खरे असर जी हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जाए और सफलता मिली है, जिसमें कि तत्कालीन कमिश्नर महोदय का बहुत बड़ा योगदान था। मैं दोनों कमिश्नर श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, जिन्होंने बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल कराया, और डॉक्टर अजय शंकर पांडे जी, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी ये योजना कार्यान्वित तभी हो सकी जब उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। तो ये थे डॉक्टर पुनीत विषारिया, जो अपनी साहित्यिक यात्रा बंजारा बीट के साथ खुले मन से शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए विषारिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।